अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस ऑन द ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन द LR सर्किट। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो कर रही है I और वो डिक्रीज कर रही है। करंट फ्लो कर रही है आपका I और वो क्या काम करती है आपका डिक्रीज करती है। तो इसका अंदर EMF इंड्यूस होगी और वो EMF इंड्यूस कैसे होगी आपका -LdI/dt। ये तो फॉर्मूला सभी जगह लगने वाला है आपका, लेकिन यहां माइनस क्या बताता है, परिवर्तन पसंद नहीं है। परिवर्तन पसंद नहीं है तो डिक्रीज करता है। तो यहां हम इस इंडक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं इस सेल के साथ। क्या आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई? थोड़ा सा पोटेंशियल का पुट यहां पे आने लगा है आपका, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वो घट रही है, तो इंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा। वो उसको क्या काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। तो उधर की तरफ वो भेजने की कोशिश करेगा, करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यदि जो I है यदि वो इंक्रीज होता है तो हम जो सेल जोड़ेंगे वो ऐसे जोड़ देंगे। करंट ऐसे फ्लो कर रही है I, तो करंट बढ़ रही थी वो घटाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे सेल जोड़ देंगे। पोटेंशियल निकालना होगा तो इसे सॉल्व करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट नोट है। मान लो मेरे पास दो इंडक्टर हैं ऐसे, और यहां पे करंट गई I, तो वो करंट इन दोनों में बट जाएगी। हमने बाल्टी भर के पानी डाला, पानी जाने के लिए दो रास्ते हैं। हम जितना भी सीरीज पैरेलल सीखेंगे वो बाल्टी भर के पानी डाल के सीखेंगे। वो दो रास्तों में बढ़ जाता है, बढ़ के जाने के बाद वो यहाँ पे आके मिल जाता है। तो ऊपर से करंट कितनी जा रही है, नीचे से करंट कितनी जा रही है, ये मुझे बताना है। मान लो ऊपर से I1 है, ये L1 थी, ये L2 है, तो शॉर्टकट जो I1 है ना, मैंने पहले भी बताया था, तो वो I का हिस्सा है। बटेगी कैसे? रेजिस्टेंस और L सेम है, तो दूसरे वाला L2 अपॉन टोटल। क्या मेरी बात समझ में आई? I2 इक्वल टू दूसरे वाला। और कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद मान लो हमें सर्किट दिए होते हैं, हमें एक सर्किट दिया है, यहां पर एक कॉइल लगी है, एक पोटेंशियल लगा है, एक पोटेंशियल सेल लगा है और एक रेजिस्टेंस लगा है। ये बात बहुत खास है, समझने की है कि A है और ये B है। यहां से करंट जाती है I, ये 1 हेनरी है, L इक्वल टू 1 हेनरी है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है। तो मुझे निकालना है फाइंड V A माइनस VB निकालना है। कब? जब करंट I इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है। I इक्वल टू 2 एम्पियर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। करंट फ्लो करती है 2 एम्पियर और करंट कांस्टेंट है।
पोटेंशियल निकालने के लिए मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको किरचॉफ लॉ, किरचॉफ में फर्स्ट लॉ, दुनिया सेकंड लॉ सिखाती है, बोर्ड में सेकंड लॉ से क्वेश्चन करने होते हैं, हम लोग फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या काम करना है? फर्स्ट लॉ क्या था? करंट का समेशन, और सेकंड लॉ क्या होता है आपका? पोटेंशियल का समेशन। तो मुझे इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल को लेके चलते हैं यहां से। मैंने कहा वी ए, यहां से चलेंगे। करंट ऐसे जा रही है, मैं भी ऐसे जा रहा हूं, सही। तो ये कौन आया रास्ते में? इंडक्टर आया। अरे रास्ते में इंडक्टर आया तो इंडक्टर का पोटेंशियल उस फॉर्मूले से निकालेंगे, माइनस एल डी आई ओवर डी टी से। अरे यस और नो, तो कितना आया? कितना आया? जीरो। भाई वहां पे डी आई ओवर डी टी होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है करंट, ध्यान रखना इस बात को मेरी। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा, या पहली बार सिंपल लिख देता हूं मैं ऐसे ही, प्लस माइनस वी प्लस माइनस प्लस माइनस वी आर इक्वल टू वी। मैं यहां से चलूंगा, सबके पोटेंशियल को जोड़ता हुआ चला जाऊंगा। इसका जो पोटेंशियल होगा प्लस या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो आना है इसका। तो इसका पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो ये तो जीरो हो गया, सर छोड़ देते हैं, ये तो जीरो है, ये 5 है। और वी आर कैसे निकालोगे? पोटेंशियल कैसे निकालोगे? आई आर से। तो करंट कितनी है? रेजिस्टेंस कितना है? 4 इक्वल टू वी पी। किसी को कोई दिक्कत? मैंने कहा जीरो के साथ तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके साथ क्या लगाऊं? माइनस। तो जहां लगा, जहां पहुंचे, हाँ ऐसे याद रख सकते हो, जो आया उसका उल्टा, रास्ते में जो आया उसका उल्टा, ये क्या आएगा? और रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज को खा जाता है, राक्षस होता है वो वोल्टेज को खाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है? वोल्टेज को कम कर रहा है, तो माइनस। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगा? ये नॉर्मल है, करंट में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने कहा मुझे तो इंडक्टर सिखाना है। I इक्वल टू 2 एम्पियर इंक्रीजिंग बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड। अभी ये 1 एम्पियर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है, तो वी ए 1 इंटू 1, तो क्या यहां पे 1 आएगा? ये 5 है ही और ये 4 है, तो क्या ये वी बी हो गया? ये इक्वेशन लगा दी ना। अब साइन लगाने हैं, जब साइन लगाने हैं तो ये क्या होगा? माइनस। ये क्या होगा? माइनस। बात तो इसकी बची, ये क्या है? अभी इसके लिए क्या साइन लेना है हमें? तो करंट क्या हो रही है, तो हमें सेल कैसा बनाना है? ऐसे। तो पहले कौन सी प्लेट आएगी? पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे? तो यहां क्या आ जाएगा? तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, क्या मेरी बात कुछ को समझ में आ रही है? यदि I इक्वल टू 2 एम्पियर डिक्रीजिंग बाय
1 एम्पियर पर सेकेंड। तो क्या आप मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं आई। ये तीनों चीजें तो सेम रहने वाली हैं, ये माइनस और ये क्या रहेगा आपका प्लस। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 8। कोई डाउट इसमें अभी तक? तो क्या बोल जो साइन समझ नहीं आया। ई जो प्लेट आई उसका उल्टा साइन। तो कौन सी प्लेट आई? पॉजिटिव। यहाँ कौन सी आई? तो पॉजिटिव का उल्टा। या तो ऐसे ही आपको उल्टा लेना है, या जहां कूदे, अब यहाँ पे गैप है ना, तो यहाँ से हम कूदी ना करंट, तो जहां कूदे वहां पे जो साइन है वो लेंगे। यहाँ क्या आई मेरी बात समझ में? हमने जब डिक्रीजिंग हुआ तब उसमें क्यों नहीं है वैसे? ये सेल है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का फर्क तो एल पे पड़ेगा। क्या मेरी बात? इंड्यूस ईएमएफ पे पड़ेगा ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमेशा इधर कोई करंट भेजेगा ना, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो। क्या बातें आई समझ में? मेरे को वाला डायग्राम आ रहा था जो फर्स्ट वाला बना रहा था ना, हाँ। इसमें डिक्रीज के लिए था, तो उसमें हमने ऐसा बनाया था ना बार-बार जो है। नहीं, ये किसकी जगह बनाया इंडक्टर की जगह। जिससे हमें समझ में आ जाए। यहाँ तो ऑलरेडी सेल है, ये इंडक्टर थोड़ी है। ये तो सेल है, वहाँ प्लस आ गया। हाँ आई, मतलब यहाँ माइनस और वहाँ प्लस वहाँ चाहिए। वो इंडक्टर की जगह है। ये तीन चीज अलग अलग हैं, उनको टैकल करना हमें आना चाहिए। तो एक बार कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Switch is closed at t equal to 0. Switch is closed at t equal to 0. T equal to 0. Full stop. Find the current as a function of time. Find the current as a function of time. Current as a function of time. ये डायग्राम है हमारे पास। t इक्वल टू 0 पे हम इसे बंद करते हैं। ये t है, ये l है, यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो जो करंट इंड्यूस होगी, या तो एक फॉर्मूला हमने डायरेक्ट पढ़ा है, तो वो क्या होता था भाई आपका? I इक्वल टू rather than E इंड्यूस इक्वल टू क्या होता है आपका? L di ओवर। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ET अपॉन L। कुछ बात समझ में आई मेरी बात? छापो इसे एक बार प्लीज। हो गया? Find the current I1, I2 and I3. Find the current I1, I2 and I3 at t equal to 0, at t equal to 0 and t equal to 0 and t equal to infinite. T equal to infinite. फुल स्टॉप। ये डायग्राम है हमारे पास बोर्ड पे बना हुआ। डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। देखो सुनेंगे सभी एक बार। यहां से करंट गई I1, तो यहां जाके बढ़ गई। ये क्या हो गई I2 और ये क्या हो गई आपका I3। I3 को I1 माइनस I2 भी कह सकता हूं। I3 को I1 माइनस I2 भी कह सकता हूं।
यहाँ 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो t इक्वल टू 0 पे मुझे बात करनी है। अरे बोल दो रे, क्या कहते t इक्वल टू 0 पे? मैंने स्विच को ऑन किया, हीटर एकदम से नहीं जला, नो करंट फ्लो इन द हीटर। अरे नो करंट फ्लो इन द हीटर, तो I3 इक्वल टू, अरे हीटर में करंट तो ये I3 जाएगी ना ऐसे, तो इसका मतलब I1 I2 तो बराबर हैं, और E अपॉन दो रेजिस्टेंस एक ही सीरीज में हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं है? मैंने कहा t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट फ्लो करेगी। तो पहले ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल। तो 1/R प्लस 1/R कितना होता है? 2/R। तो आंसर कितना हुआ? इन दोनों की जगह रेजिस्टेंस कितना आ गया? R/2। तो R प्लस R/2, 1 रुपया प्लस 50 पैसे, तो R इक्वलेंट इक्वल टू, अरे कितना हुआ? 3R/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये 3R/2 है, तो इसमें जो यहाँ पे जो I1 करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा भाई? E अपॉन 3R/2 इक्वल टू E/3R। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? करंट यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर है, ये बहुत समय बाद की बात कर रहा है, तो जो करंट आई वो बराबर बराबर बढ़ गई। या पीछे जो भी फॉर्मूला लगाया था उससे आप निकाल सकते हो। तो I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2E/3R। नहीं समझ में आया आप किसको? अब ऐसे कर सकते हैं, तो भी कितना आ जाएगा आपका? E/3R। कुछ कुछ पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा? एक बार कॉपी करेंगे फिर आगे चलते हैं। बराबर इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। राइट डाउन, इनिशियली S1 is closed, S1 is closed, find current after 1 millisecond. Find the current after 1 millisecond. हमने जैसे ही इस स्विच को बंद करा, यार यहाँ पे ना जरा लैंग्वेज का अंतर रहता है भाई, जरा समझ के करना काम को हमेशा। स्विच को बंद करा तो नीचे करा तो कनेक्शन बन गया, इस वाली की में उल्टा होता है, और जो दूसरी स्विच वाली की है जो हमारी वाली होती है, कौन से वाली? समरसेबल वाली, उसमें वर्ड उल्टे यूज होते हैं। वहां ओपन करने का मतलब करंट फ्लो कराना है, यहाँ क्लोज करने का मतलब करंट फ्लो कराना है। समझ में आई बात? उसे ऐसे बनाते थे, करंट में बनाएंगे ऐसे। तो अभी फिलहाल करंट फ्लो करानी है यार 1 मिलीसेकंड बाद। तो मैंने ये जो कराया, मतलब इसमें सर्किट दिया है L इक्वल टू 100 मिली हेनरी है, R इक्वल टू 100 है, और टाइम भी हमें 1 मिलीसेकंड दिया है आपका। तो आपको जो बताना है ना, हमने जो ये करा था ये क्या था? ये t इक्वल टू 0 है, इनफाइनाइट था, कल ग्राफ भी बनवाया था। इसके बीच में जो हमने कोई कल इक्वेशन लिखी थी वो यूज होती है। तो यहां पर 1 मिलीसेकंड पूछा है, तो I इक्वल टू क्या होता है? I0 इंटू E माइनस B अपॉन टू। यही था क्या? अरे नहीं था यार, हमें क्या करना है? 1 माइनस। अरे बोलो रे, सही के नहीं? यस और नो? क्या हुआ रे? मैंने कहा आपसे, अबे आई नोट कितना, ये तो बता दो।
आई नॉट कितना बोल, अबे अबे आई नॉट कितना, बस अरे जब आई नोट निकालना हो तो इंडक्टर को भूल जाओ, सिंपल तरीके से सॉल्व करके निकाल दो। जैसे मान लो यहाँ था, और तो यहाँ पे भी मान लो मुझे आई नॉट निकालना था, तो पहले मैं इसी को भूलूंगा नहीं, जैसे आई नॉट निकालना तो इसे भूल जाओ, तो यहाँ से करंट चलेगा, दोनों में बटेगा, उस हिसाब से सब में हमें करंट निकाल दी थी आज, वो आई नॉट है। अब I इक्वल टू 1 ब्रैकेट 1 माइनस ई माइनस टी क्या है 1 मिली सेकेंड 10 की पावर माइनस 3, और ये क्या था L 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 100, ये क्या है आपका L अपॉन 100 से 100 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3। यार बोलो ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? तो दैट इज द करंट आफ्टर वन शार्प वायर। फिर आगे चलते हैं। Find out the current as a function of time, as a function of time, as a function of time in inductor coil, in inductor coil। यदि आप देखें हैं नहीं है स्टार्ट है बेटा, स्टार्ट आर इक्वल इक्वल टू 3r/2 होता है, 3r/2 है। तो अभी भी करा था क्वेश्चन, तो इसमें जो यहां से जो करंट फ्लो करेगा I, वो क्या हो जाएगा आपका 2E/3r। यहां पे जाके करंट जाती है I1, मैक्सिमम करंट I0 इन इंडक्टर इक्वल टू I1 इक्वल टू E/3r। ये हम लोगों ने अभी भी किया था, सही है? अंदर कोई दिक्कत? आधी आधी बढ़ गई दोनों में से, रेजिस्टेंस बराबर है। इसमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, तो I इक्वल टू क्या होता है I0 ब्रैकेट 1 माइनस ई टी अपॉन टॉ, और टी अपॉन टॉ क्या है L अपॉन R। तो मैं क्या लिख सकता हूं आपका I0 ब्रैकेट I0 कितना है E अपॉन 1 अपॉन 3R, E अपॉन 3R ब्रैकेट 1 माइनस, अरे 1 माइनस E टी
अपॉन एल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आर कितना लूं? आर पूरे सर्किट का लेंगे क्योंकि सेल पूरे सर्किट में ही करंट भेजेगा, उसी के हिसाब से वहां पर चेंज होगी है। तो यहाँ जो चेंज आएगा बस वो क्या आएगा, 3R बाय माइनस था माइनस रहेगा यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? आई नॉट इक्वल ये कौन क्रिया कैसा है 2 ई नहीं आएगा क्या? नहीं, आई तो यहाँ पे है ना, इंडक्टर में करंट कितनी जाएगी मैक्सिमम? I1 और I1 होगी इसका आधा। अरे यहाँ पे जाके क्या पड़ी ना, यहाँ पे पट गई ना, तो उसका पोटेंशियल तो फिक्स हो गया है ना। क्या मेरी बात मुझको समझ में आई भाई? बोलो भाई, तो छापो से एक बार जल्दी सीखो। Write down the next question. The switch S is closed at t equal to 0. The switch S is closed at t equal to 0, comma, find the drop in potential difference. Find the drop in potential difference across L as a function of time. Across L as a function of time is dash. देखो इनफाइनाइट टाइम पे बात कर रहे हैं, हमेशा ये बात करनी पड़ेगी, इसे छोड़ो, ये दोनों पैरेलल, तो रेजिस्टेंस हो गया तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1। तो करंट मैक्सिमम यहाँ पे जो करंट आई, यहाँ से मैंने करंट भेजी I, तो I कितनी आई आपका 12 V/R इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो करंट गई वो गई I1, तो I1 कितना गई 6 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है तो ऊपर वाले में भी 6 गई, नीचे वाले में भी 6 गई। तो इसमें टाइम के अकॉर्डिंगली करंट कितना I इक्वल टू I, ये है I नॉट इन L, तो I नॉट E 1 माइनस E की पावर क्या होगा, इंफिनिटी नहीं है ना, अरे माइनस टी आर अपॉन एल, ये फॉर्मूला है ना। इंफिनिटी से तो आई नॉट निकालेंगे, लेकिन समय के साथ जो आई बदल रहा है वो तो इसी इक्वेशन से निकालेंगे। तो वो कितनी हो गई 6 ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, इसके साथ रेजिस्टेंस कितना है, नहीं यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 अपॉन 400 इनटू 10 की पावर माइनस 3, सही। 6 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, तो 2.5। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 2.5। अरे ये सुन, ये करंट आ गया, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना, V इक्वल टू, तो क्या E इंड्यूस है, तो क्या di/dt है, L कितना है 400, क्या डायरेक्ट 0.4 ना लिख दूं, और d ओवर, तो क्या 6 ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2.5 टी। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? तो क्या मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के साथ वेरिएबल है तो 0.4, ये तो कांस्टेंट है तो 0, या तो बाहर ले लो या 0 रख दो, -6 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया,
इनटू इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स e माइनस 2.5t तो सेम रहेगा। अरे यस और नो, अरे e को करते हैं सेम रहता है, और एक कॉम्प्लेक्स है तो 2.5 माइनस 2.5, तो माइनस माइनस प्लस 6 2.5 15, मल्टीप्लाई ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, 15 4 जा 6 e की, अरे बना इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, बना गया माइनस 2.5t, तो दैट विल बी द, क्या मेरी बातें कुछ समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? चलो एक बार छापेंगे जल्दी से, फिर आगे ये कुछ एक वैरायटी थी जो हमें, मतलब ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है अपने आप में, जेईई के लेवल का क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो आपको तो इंडक्टर के जो दो पहले क्वेश्चन है ना कायदे में, वो तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे थे, वो तो बहुत आसान थे, नहीं लग रहा है सर? पहले दो क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, दो तीन क्वेश्चन, एक तो एक वी ए माइनस वी पी निकालना, और दूसरा टी इक्वल टू 0 पे निकालना, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकालना, वो तो निकालना बच्चे से आ गया ना, तो वही निकाल कहते हैं तो सही है। अभी हम लोग क्या बात करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है एसी जनरेटर डायनामो, और जनरेटर डायनामो, और क्या वर्ड है भाई, एक ऑल्टरनेटर का मतलब है जनरेटर। जो हमारे जनरेटर होते हैं वो कैसी लाइट प्रोड्यूस करते हैं? एसी। जनरेटर चलते हुए देखा तो है ही सब में, तो बेसिकली होता क्या है, उसका पहिया सा होता है, वो घूमता रहता है। कुछ लोग उसे अपने डिफरेंट पर्पस में भी यूज कर लेते हैं, पहिए को लाइट बनाते रहते हैं, पहिए को डिफरेंट पर्पस में भी यूज कर सकते हो, जैसे अपनी कोई मशीन चलाने के लिए, जैसे आप कोई अपनी चक्की चलाने के लिए, है ना, यदि आप उसे यूज करना चाहें तो लाइट भी बनती रहेगी और आपका वो यूज भी होता रहेगा, वो घूमता है, दूसरी चीज को भी घूमता है। उस पर पट्टा बांध के आप घुमा सकते हो। लेकिन घूमता क्या है, कैसे बनती है, क्या जादू होता है उसके अंदर? अरे ऐसा ना, किसी सोचो किसी गांव में पुराने टाइम में ले जाके जनरेटर चला दो और बस बिजली बन जाए, तो कितना बड़ा चमत्कार हो। अरे ऐसा ना, मैं जो कहता हूँ फिजिक्स चमत्कार, जितने भी मैजिक हैं वो सब के सब फिजिक्स से होते हैं बेसिकली। तो आप क्या काम करते हो, जो आपका वो पहिया घूम रहा है ना जनरेटर में, वो सिर्फ एक रेक्टेंगुलर कॉइल को दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रख के घुमाया जाता है, बस इतना सा काम। टरबाइन में भी आप यही काम कराते हो डिफरेंट फिनोमेना से। टरबाइन में आप स्टीम के थ्रू अपनी कॉइल को घुमाने का काम करते हो, वही कॉइल ही घुमानी है, कैसे घुमाओगे एक अलग बात है। आपने जैसे वाटर फ्लो से मेंटेन का बांध बनाए जाते हैं तो घूमेंगी ये कॉइल ही। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से तो आपने बाहर जो पट्टा निकाल रखा है उससे वो घूम रही है, इंसुलेटर से अटैच है, अंदर भी फिर एक कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर में आप एनर्जी जनरेट करते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम के फ्यूजन से एनर्जी से स्टीम बनाते हो, हीट में कन्वर्ट करके स्टीम को प्रेशर से निकालते हो, तो वहां पे जो रोटेटर लगा हुआ है वो घूमता है, रोटेटर घूमने से फिर आपकी कॉइल घूमती है। आपका जो जनरेटर है उसमें आप क्या काम करते हो, जो आपका वो है डीजल है, डीजल से आप क्या काम करते हो, मोटर को चलाते हो तो मोटर रोटेट आउट करती है, उसके साथ साथ एक रेक्टेंगुलर कॉइल भी आपका रोटेट करती है। कैसी कॉइल? रेक्टेंगुलर कॉइल। कहां पे रोटेट करती है? मैग्नेट के बीच में रोटेट करती है। मैग्नेट बताया भी था अभी पीछे, वो स्फेरिकल होता है, बिल्कुल
ऐसा समझो जैसे फुटबॉल अंदर से खाली है, उसके अंदर आपने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है और वो आपका रोटेट, जब वो रोटेट करेगी तो मान लो कॉइल ऐसे थी, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, तो वो फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज कितना होगा भाई, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर ऐसे और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो जीरो है ना, तो जितना भी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फ्लक्स जो होगा वो बी ए कॉस थीटा, जितना इनका वो घूमी उतना उसमें से फ्लक्स पास आउट हो गया। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक घूम रहा है कहां पे, इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशनल ईएमएफ, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया आपका। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो क्या होती है, डी फाई ओवर dt, तो माइनस डी ओवर dt बी ए एन cos थीटा, तो माइनस एन बी ए ब्रैकेट माइनस साइन थीटा। थीटा को जब टॉप पढ़ रहे होते हैं तो या और वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी आ गया, ये ओमेगा टी आ गया, तो इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। भाई जो आपने मैग्नेट लगाया, जो आपने कॉइल लगाई, उसके नंबर, उसका एरिया आप बता नहीं सकते, स्पीड जो भी आप रखोगे मेंटेन करोगे। तो यहां पे नेचुरली ये सब चीजें तो हमारे हाथ में है, हम इन्हें फिक्स कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि एंगल कितना है, तो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, E इंड्यूस इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसी से करंट निकालना है तो इसे R से डिवाइड कर देते हैं। यदि मैं इसे R से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, आपका करंट आ जाएगी, ये एसी की शुरुआत है। यहाँ पे एसी कैसे बनती है हम उसी की बात कर रहे हैं एक तरीके से आपका। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आप लिखते थे और ये आप जानते ही हो V नॉट अपॉन R। तो जो R है आप नहीं लेते थे R, क्योंकि ये आपके स्क्वायर का है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इसे घूमना है, तार अटैच करने हैं, तो इसे जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्मेचर। आर्मेचर के साथ अटैच होता है स्लिप रिंग्स और ब्रशेस अटैच होते हैं। आर्मेचर वर्ड से भी क्वेश्चन होते हैं, आर्मेचर के साथ साथ स्लिप रिंग और ब्रशेस होते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हो जैसे जैसे आप लोगों ने नोटिस किया हो, जैसे मान लो हम लोग अपने दरवाजे में वाइपर लगाते हैं ना, तो दरवाजा बंद हो जाता है, रोटेट पूरा कर जाता है, लेकिन जो वाइपर है वो जमीन से टच रहता है हमेशा। ऐसे यहाँ पे हमारा जो तार है जो आउटपुट लेगा वो अटैच तो रहेगा कॉइल के तार से, लेकिन कॉइल घूमती रहेगी। मान लो हम टाइट की अटैच कर दें तो कॉइल घूमेगी तो तार उसी पे लिपट जाएगा। तो उसके लिए ब्रशेस और स्लिप रिंग की हमें जरूरत पड़ती है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये काम है बेसिकली एसी जनरेटर का, डायनामो का और ऑल्टरनेटर का डायग्राम है। आर्मेचर है, मोटर है, स्लिप रिंग्स हैं, ब्रशेस हैं, मैग्नेट है, छोटी सी वर्किंग है जो मैंने आपको बोली, इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। एसी जनरेटर आर्मेचर वर्ड पे क्वेश्चन आ जाता है। डीसी जनरेटर भी लगभग ऐसा सही होता है, वो डीसी जनरेट करने का काम करता है। फिलहाल सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में आपका होता था, तो आपको इसकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक वर्ड आता है मोटर, ये है जनरेटर। जनरेटर क्या काम कर रहा है सर, हाउ इट इज कन्वर्टिंग
मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या काम कर रहे हैं? हम रोटेट आउट कराने का काम कर रहे हैं कॉइल को, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ऐसे ही एक जनरल वर्ड मोटर, पानी का भी मोटर है आपके घर में, और आपकी स्कूटी में भी मोटर है। अरे ऐसा क्या नहीं? बहुत सारी चीजों में तो मोटर क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना है वो सारा का सारा किससे रिलेटेड है? इंडक्शन से रिलेटेड है। इंडक्शन से रिलेटेड है। अब एक फैक्ट याद आ गया, स्टार्टिंग में जो सवाल किया है, जब सबसे पहली बार फैराडे ने छोटी सी करंट प्रोड्यूस करके दिखाई थी, तो उनका जो ना मजाक बनाया गया था कि इस करंट से होगा क्या, चलो होगी। तो उन्होंने जवाब दिया था, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, प्रेजेंट कर दिया था। तो वही वाली चीज़ें हैं। आजकल जितना भी फिनोमिना डेवलप है वो सारे के सारे इंडक्शन फिनोमिना पे ही हैं। हमेशा फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज से क्या प्रोड्यूस होगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ आपके जनरेट होती है। इसी बात पे एक क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन। इसे उतारने की जरूरत नहीं है, बुकलेट में है, उतारने का मन है इसे, इसकी जरूरत है। इसको क्वेश्चन करा चुका मैं वैसे एक होगा, ठीक है, अभी कल परसों कराया था इसका क्वेश्चन। Write out the question. Square root having capital N, square root having capital N, number of turns and side, number of turns and side A with resistance small r, with resistance small r is being rotated about its diagonal with constant angular velocity omega, full stop. Find average induced, find dash number 1, average induced EMF when loop has completed, dash first 1/4 turn, number 2 half turn, number 3 3/4 turn, number 4 full turn, number 5, number 2 लिखो, इसे 5 मत लिखो, number 2 find induced EMF as a function of time t. Next, third, sketch variation of induced EMF. Sketch variation of induced EMF. Induced EMF for one time period. For one time period. Next, mean square value of induced EMF. Mean square value of induced EMF
mean square value of induced EMF for one time period. Next, RMS value of induced EMF. RMS value of induced EMF for one time period. For one time period. क्या हुआ? दो क्वेश्चन अरे ऐसे रखा है मैंने लूप ऐसे रखा है रे सुन लो रे तो मैंने कहा फ्लक्स कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एरिया ऐसे फ्लक्स होता है ना बी तो बी ए cos थीटा तो ये कितना हो गया बी ए तो बी मैग्नेटिक फील्ड है एरिया कितना है ए स्क्वायर है अरे यस और नो और नंबर ऑफ टर्न्स भी तो दिया है इसने हमें तो वो कितना हो गया आपका n हो गया तो भाई phi 2 कितना है पहले में हमें क्या पूछा है 1/4 तो थीटा इक्वल टू तो phi 2 इक्वल टू तो चेंज इन द फ्लक्स बोलो रे क्या NBA स्क्वायर हो गया हमें क्या निकालना है क्या अबे क्यों सो रहे हो जिंदा है NBA स्क्वायर यार बोलो रे ऐसे क्यों करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ कितना यार ये तो बता दो तुम लोग इंड्यूस ईएमएफ कितना ए अरे सही कह रहा हो अबे तो टाइम कितना वो टाइम कितना सूर्य बैठ के T/4 और T कितना समझ ले ये बात को तुम्हारे एग्जाम करा रहा हूं रिवीजन करा रहा हूं कुछ स्टाइल है बस ये तब कुछ नहीं है इसमें अरे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी कितनी बार पढ़ा तुम लोगों ने अरे टाइम पीरियड होगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस रोटेट आउट हो रहा है ओमेगा से रोटेट आउट हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा अरे आगे का समझ में नहीं आओगे अभी दूसरे में थीटा इक्वल टू 180 तो चेंज इन द फ्लक्स इक्वल टू 2nba स्क्वायर समझो माइनस माइनस प्लस हो गया 180 में क्या आता है आपका cos 180 क्या होता है तो माइनस माइनस जब चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी इसकी निकली हो अरे क्यों निकली नहीं आया समझ में भाई अर्पित मतलब cos थीटा 180 का बोल रहे ये 2 कहां से आया अरे phi 2 minus phi 1 तो माइनस बी ए अच्छा ठीक है समझ माइनस मतलब ये प्लस में माइनस दोनों बी प्लस तो क्या होगा कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे थर्ड थीटा इक्वल टू तो phi 2 इक्वल टू तो डेल्टा phi इक्वल टू क्या देख लो जल्दी देख सब कुछ वही है अब इंड्यूस इक्वल टू अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3t/4 लेकिन ये बदल गया टाइम बदल जाएगा फ्लक्स हो ही जाएगा आपका ये खास बात है अपने आप में तो nba स्क्वायर इनटू 4 ओमेगा अपॉन 6 पाई यार कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरी साइकिल के लिए अरे पूरी साइकिल के लिए फोर्थ फुल साइकिल कौन बोला
थीटा इक्वल टू, तो फाई टू इक्वल टू कितना? अब बोल दे वंश, फाई टू कितना? 360 फाई टू कितना? 0 और चेंज इन द फाई कितना? जीरो हो गया। जीरो हो गया। तो सेम बी ए क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, एन बी ए स्क्वायर, तो चेंज इन द जीरो, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो। ये समझो बस। 360 का जो होता था। अरे कैसे बताओ, कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है यार? अरे बात नहीं करो, सुन लो भाई, बहुत काम की बात चल रही है, जल्दी से कर लो बातें। चल भाई, और क्या था? कर ली बातें, अब सुनो मेरी बात। अरे बोलो रे, क्या समझ में आई कुछ बातें? हम सिर्फ बात को घुमा रहे हैं। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, तो जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी वो इस तरीके से जनरेट होगी। हमने इसे सिंपलीफाई कर दिया, तो हमारे पास थीटा की जगह हम क्या ले लेंगे, ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या होता है, अभी आपने पढ़ाई था। अरे क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। अरे इसका ग्राफ बना दो नालायक को, अरे इसका ग्राफ बना दो। ये तो सबको पता होना चाहिए। अरे जब साइन का जो कर्व होता है वो हमेशा ऐसा आता है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ई नॉट, और ये क्या होती है आपका कॉस को ऊपर से स्टार्ट होता है ना, कॉस का ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होता है। वो ऐसे ऐसे में पढ़ा था। अरे मुझे बता दो आगे का पूछा है क्या, मीन स्क्वायर वैल्यू। अब मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालोगे, ये डायरेक्ट पूछा कि ग्राफ के बाद स्केच का वेरिएशन, स्केच वेरिएशन का रिड्यूस ईएमएफ। पहले एवरेज ईएमएफ नहीं लिखाया, इसे जो एवरेज वैल्यू आती है ना, कल को इसका डेरिवेशन करा दूंगा एक बार, वैसे एक बार कराया भी था। यदि मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं ना तो जीरो आएगी। मीन स्क्वायर वैल्यू निकालूंगा तो ए नॉट स्क्वायर बाय 2, और वी आर एम एस निकालूंगा तो अपॉन रूट 2। ये इन दोनों के डेरिवेशंस करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इसमें एवरेज वैल्यू 2 पाई आता है, जीरो आ जाता है, उसकी वजह बताओ। 2 पाई नहीं, जीरो आएगा वहां पे एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हम हमेशा उसका प्रूफ है बताएगा। क्यों नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कब एवरेज का जीरो आएगा और कब 2 पाई आएगा, जो कोई बोलना चाह रहा है, वो दोनों बातें आता है ना, 2 पाई एक में आता है। वो हाफ साइकिल में आता है, कंप्लीट साइकिल में नहीं आता है। तो वो सब बातें हम कल करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड इंडक्शन। इसके बाद कल हम शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट।